गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हाँ सर, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, क्या आपने वो सारा रिवाइज करा या नहीं करा? सर लास्ट क्लास का क्या कराया था, एक बार आप ही बता दीजिए। आओ जरा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारा कौन सा लेक्चर नंबर था? सर लास्ट क्लास था लेक्चर नंबर 51 और हमने लेक्चर नंबर 51 में क्या क्या कर लिया था, एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज का एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 51 में, कहां गए भैया? हाँ, मैंने आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मैंने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि भैया हमारी जो एक्चुअल सेल है वो कितनी ज्यादा है ब्रेक इवन सेल से, यानी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। पर अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी हो, मुझे इसकी अगर परसेंटेज निकालनी हो तो मैं कैसे निकालता था? सिंपल है कि कितनी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन आता है और उसके अंदर मुझे एक्चुअल सेल गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है? एक्चुअल सेल गिवन नहीं है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, प्रॉफिट या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100। तो ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दी थी। चल, उसके बाद हमने क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन के बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हमने सीख लिए थे, ये मैंने आपको बता दिया था सब कुछ। ये हो गया था हमारा सेल्स क्वांटिटी, डिजायर्ड प्रॉफिट भी हमने कर लिया था। और कॉन्सेप्ट नंबर 9 में करा था हमने ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफिकल मेथड भी आपको सिखा दिया था कैसे होता है, और हमने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। चलो, ये हमारा पिछला लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, आओ जरा हेडिंग डालो लेक्चर नंबर 52। लो, हेडिंग डालो लेक्चर नंबर 52। 52। और सर आज हम क्या करेंगे? बस आज हम इस चैप्टर में आगे और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। तो नॉर्मली सब कुछ कंप्लीट हो गया इस चैप्टर में। अब हमें करना क्या है? अब हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हमारी हो जाए। आओ लिखो लेक्चर 52, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब शुरुआत करते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर 10 से। एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट? ठीक है, लिखो इन मार्जिनल कॉस्टिंग, in marginal costing, it means the angle formed by intersection of sales line and total cost line at break even point। फुल स्टॉप, आगे लिखो द wider the angle, the greater is the rate of earning profits।
क्या मतलब है इसका, जरा इसका मतलब समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्चुअली में हो सकता है आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए, या 1 नंबर 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। देखो क्या लिखा है जरा समझो। जब हम ग्राफ बनाते हैं अपना, कौन सा ग्राफ, हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था ये वाला देखो, और हमने ग्राफिकल मेथड में हमने ये सीखा था, क्या सीखा था, ये रहा, आओ जरा हमारे ग्राफ पे, ये रहा, आओ जरा इस पे आते हैं, इसको समझते हैं जरा, ये रहा। चलो देखो जरा क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जरा समझो बात को। कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब है, सबसे पहले तो ये बात कर रहा है एक एंगल की। अब मुझे बताओ जरा एंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल। अरे चलना, एंगल का मतलब क्या होता है सर, एंगल का मतलब होता है जैसे ये डिग्री बनी है, ठीक है, तो हमारे एंगल होते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग में किस चीज पे, ये वो एंगल फॉर्म होगा बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन। मुझे बताओ सेल्स लाइन कहां पर है इस क्वेश्चन में, सर सेल्स लाइन हमारी ये है, टोटल सेल्स की लाइन ये वाली थी, ये जो जा रही है ना, ये हमारी सेल्स की लाइन है, ये एक मिनट, हाँ ये है सेल्स की लाइन, सॉरी सर गलत बता दिया, सेल्स की लाइन ये नहीं है, सेल्स की लाइन है ये वाली, ये सेल्स की लाइन, हाँ ये है, ये जा रही है सेल्स की लाइन। तो कह रहा है जहां पे हमारी टोटल सेल्स ऑफ लाइन टोटल कॉस्ट की लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, यहां पे इंटरसेक्ट करा ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो कह रहा है कि ये एंगल जितना बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। कह रहा है ये एंगल जितना इसका मुंह खुला होगा, जितना ये बड़ा होगा, उसका मतलब ज्यादा गैप होगा टोटल सेल और टोटल कॉस्ट का, यानी सेल ज्यादा कॉस्ट कम, तभी गैप ज्यादा है। तो सिंपल मतलब है सर, इसका मतलब हो गया ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी जितना ज्यादा ये एंगल बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना एंगल ये छोटा होगा उतना प्रॉफिट हमारा कम होगा। ठीक है, तो बस यही बात थी और कुछ भी नहीं है, आओ जरा समझते हैं। देखो कह रहा है कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट मींस द एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स लाइन, जहां पे सेल्स लाइन कट करेगी किसको, टोटल कॉस्ट लाइन को, और जहां पे सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को कट करती है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल जितना बड़ा होगा उतने ही हमारे प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, बस यही बात थी। चल, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट से लिख लो। चल लिख लिया, हाँ लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11 है, क्या लिखा है इसमें, मतलब क्या लिखना है इसमें, लिखो एप्लीकेशन ऑफ सीवीपी। सीवीपी क्या था हमारा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। यानी देखो हमने अभी सीवीपी एनालिसिस पढ़ा, हमने सीवीपी एनालिसिस में क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा उसमें कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, हमने पढ़ा उसमें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और हमने पीवी रेशियो पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हमने सीवीपी एनालिसिस में पढ़ी, अब उसका डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट अब उसका कहां पे क्या काम लेगी वो हमें पढ़ना है। ठीक है, चल लिखो एज पर सीवीपी एनालिसिस वी हैव वी हैव लर्नड टू
कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करा सर हमने करा ब्रेक इवन पॉइंट, हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा। उसके अलावा सर हमने कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकालनी सीखी, जिसको हम क्या कहते हैं प्यार से, पीवी रेशो। ठीक है, और क्या सीखा हमने सर, हमने सीखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हमने सीखा। ठीक है सर, और हमने क्या सीखा सर, हमने डिजायर्ड प्रॉफिट सीखा था, यानी सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। ये हमने सब सीखा। अब इन सब को यूज करके हमें डिसीजन मेकिंग पे आना है। ठीक है, चलो लिखो जरा, बाय यूजिंग above values मैनेजर्स, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कौन करता है, मैनेजर्स विल बी एबल टू टेक शॉर्ट टर्म डिसीजन। क्या कर सकते हैं वो, शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं। याद रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से डिसीजन लेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते। सर लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि देखो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है, क्योंकि हमारा मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड है, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है सर, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है आउटपुट के ऊपर। तो जितनी मेरी आउटपुट होगी उतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर मैं कहूं मैं अपनी आउटपुट बढ़ाना चाहता हूं तो आउटपुट एक बार में नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ सप्लाई डिमांड इतनी नहीं होती है, मतलब मार्केट कंडीशंस ऐसे नहीं है कि एकदम से आपका प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दी, बहुत रेयर केस होता है। तो जनरली क्या होता है, धीरे धीरे करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग से आप सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आउटपुट बहुत लंबे लेवल के, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन इससे थोड़े बहुत लिए जा सकते हैं, पर जनरली इससे शॉर्ट टर्म डिसीजन ही लिए जाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल देते हैं, पहले मेरा एग्जाम्पल समझ लो उसके बाद लिखना। ठीक है, चल, फ्रेमवर्क इन डिसीजन मेकिंग। देखो मेरी बात समझो, जैसे मान लो आपने सीए इंटर क्लियर करी और अब आप बन गए सीए आर्टिकल। और आपको पता है सीए आर्टिकल बनने के बाद आपको ऑफिस ज्वाइन करना होता है और सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। अब मान लेते हैं आपका जो ऑफिस है वो यहां पर है। ठीक है, ये आपका ऑफिस है। अब ऑफिस जाने के लिए आपके पास एक तो रूट है सीधा सीधा, ये हमारा है रूट नंबर 1, जो कि 5 किलोमीटर का पड़ता है। कितने किलोमीटर पड़ता है, 5 किलोमीटर। और यहां से आपको जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। यहां से आपको जाने के लिए ऑप्शंस जो हैं वो दो हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं सर, एक तो आप बस में जा सकते हो, 5 किलोमीटर ही दूर है, आप बस लेके जा सकते हो, या अपनी गाड़ी या बाइक लेके भी आप जा सकते हो, यानी ओन व्हीकल। ये बताओ समझ आया कि भैया आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया, सीए आर्टिकल बन गए कोट वोट पहन के मेरी तरह, और ऐसे आप जा रहे हो। अब ऑफिस आपका 5 किलोमीटर दूर है, तो रूट जो है, ठीक है, एक रूट जो पड़ता है वो 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां जाने के लिए आप या तो बस ले सकते हो या फिर अपनी गाड़ी लेके या बाइक लेके भी जा सकते हो। ठीक है, दूसरा एक और रूट है जो घूम के जाता है। ठीक है, एक और रूट है जो थोड़ा घूम के जाता है, रूट नंबर 2। ठीक है, और ये जो है ये 8 किलोमीटर लंबा पड़ता है, और यहां पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेट्रो, यानी आप मेट्रो से ही जा सकते हो इस 8 किलोमीटर पे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अब आपको डिसीजन लेना है
इतनी इंफॉर्मेशन देख के हमें क्या पता चलता है कि अच्छा एक काम करते हैं, हम रूट नंबर 1 लेते हैं, हम बस से चले आते हैं, अगर ओन व्हीकल नहीं है तो बस से चले आते हैं, 5 किलोमीटर का है, जल्दी पहुंच जाएंगे। मेट्रो 8 किलोमीटर है और टाइम बहुत लगाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में टाइम लगेगा, तो हम मेट्रो से जाना प्रेफर नहीं करेंगे, हम किससे प्रेफर करेंगे जाना, बस से। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमें सेव टाइम, हमें यह कहा गया कि भैया आपको जो है टाइम बचाना है, क्योंकि देखो पैसा इतना मैटर नहीं करता जब आप एजुकेशन या वर्किंग की बात करते हो, टाइम ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे, टाइम बचाना। तो सर अभी तो ये पता चल रहा है कि अपना व्हीकल लेके जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अब हम प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कॉस्टिंग आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। देखो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन था सर, एक तो रूट नंबर 1 की बात हो रही थी, और रूट नंबर 1 पे हमारे पास एक ऑप्शन था बस। ठीक है, अगर हम बस से जाते हैं, हम बस से जाते हैं तो कुल मिला के जो हमारा समय लगेगा वो 60 मिनट्स का लगेगा, और जो कॉस्ट लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए लगेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं रूट नंबर 1 के लिए। और रूट नंबर 1 बताओ कितने किलोमीटर का था सर, 5 किलोमीटर का था। और अगर हम बस से जाते हैं तो 60 मिनट्स लगेंगे और कॉस्ट लगेगी 30 रुपीज की। अच्छा ये सब देखो आपके है ना, जब आप ट्रिप प्लान करोगे, एक्चुअली में क्या मैं आपको बताऊं, जब आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करोगे ना, और अगर आप सीए कर रहे हो, बाकी सब नॉन सीए हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर रहे, या फिर उस लेवल के नहीं है, तो जनरली ये सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। बोलेंगे भाई तू सीए है, तू ये सब कुछ देख, भाई तुम देखो, तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ भी जाएंगी, आप फटाफट बता दोगे देखो इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है। रियली बता रहा हूं, ये होगा और शायद अभी होना भी शुरू हो गया हो। चलो भैया, तो पहले रूट की हमने बात करी, हम बस से जा सकते हैं। दूसरा हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं सर, हम दूसरा अपना ओन व्हीकल लेके जा सकते हैं, कार या बाइक। और अगर हम अपना ओन व्हीकल लेके जाते हैं तो सर वहां पे हमारा टाइम बच जाएगा, टाइम लगेगा 45 मिनट का, लेकिन जो हमारी कॉस्ट लग जाएगी वो लग जाएगी टोटल 70 रुपए। सर 70 कैसे लग गई? देखो फ्यूल हो सकता है हमारा 50 रुपए का लग जाए, और हमारा जो पार्किंग वार्किंग है 20 रुपए का लग गया, तो उस केस में हमारे कॉस्ट ज्यादा लग गई। ठीक है, तो बताओ ये बात समझ आई कि हमने अभी तक देख के क्या पता चल रहा है सर। देखो अगर मैं दोनों को एनालाइज करूं 5 किलोमीटर वाले पे, तो ओन व्हीकल में 45 मिनट 15 मिनट बच रहे हैं, लेकिन सर कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो रही है। और ये अगर मैं डेली बेसिस पे ऑफिस जा रहा हूं और 15 मिनट के चक्कर में अगर मेरी कॉस्ट डबल हो रही है, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कॉस्ट को डबल करना, क्योंकि वैसे भी सर आर्टिकल को अभी ज्यादा पैसे इंटर्नशिप में उतने मिलते भी नहीं है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं 15 मिनट पहले निकलूं और बस से जाना प्रेफर करूं, ताकि कॉस्ट कम हो जाए और टाइम भी मेरा उस अकॉर्डिंग बच जाए। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, तो रूट 2 को एनालाइज करते हैं। अब ये बताओ समझ आया? और रूट 2 जो है वो मेरा कौन सा है सर, वो है 8 किलोमीटर का, और वहां पे सिर्फ एक ही चीज जाती है, क्या? मेट्रो। ठीक है, अब मेट्रो में जो टाइम लगेगा, मेट्रो में जो समय लगेगा वो लगेगा 50 मिनट का। क्या बस से कम टाइम लग रहा है? देखो बस 5 किलोमीटर है लेकिन फिर भी टाइम ज्यादा लगा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मिलता है, और वैसे भी सुबह के टाइम जब पीक आवर्स होते हैं, जब सब लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं काम के लिए, तब उस टाइम आपका क्या कहते हैं, ये मेट्रो क्या कहते हैं, ये ट्रैफिक ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा फिर कॉस्ट जो यहां लगेगी वो लगेगी 35 रुपए, 35। अब अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, इन तीनों को कंपेयर करूं, तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगेगा? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे मेट्रो का लग रहा है। बताओ क्यों? सर देखिए यहां पे भले ही 8 किलोमीटर है, लेकिन बस में यहां 60 मिनट लग रहे हैं, यहां पे सिर्फ 50 मिनट लग रहे हैं। कॉस्ट बस में लग रही है 30 रुपए, और यहां सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा हो रही है, जो हम बेयर कर सकते हैं।
सर ओन व्हीकल में टाइम तो बच रहा है लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, और डेली बेसिस पे अगर मैं इस कॉस्ट को देखूं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारे लिए, तो उसको हम बेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम अलग अलग ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे सीवीपी एनालिसिस के थ्रू और फिर अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो अब इसको लिख लो, ये लो, अब लिख लो इसको। लिख लो लिख लो, खाली बैठे हो, लिख लो। चलो लिख लिया, लिखो आगे। सिलेक्शन, ये सिलेक्शन लिखो, लिखो। बेस्ट ऑप्शन विल बी मेट्रो, यानी कि 8 किलोमीटर रूट। ठीक है, बताओ समझ आया? चलो अब आगे समझने से पहले कुछ और भी टर्म्स हमें समझनी पड़ेगी, तो इसके बाद लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 12। सर आज लिखा रहे हो, कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहे? क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमें करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको सारे कॉन्सेप्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो अब डिसीजन मेकिंग में ना दो ही टाइप की कॉस्ट होती है, मैं आपको बताऊं। एक होगी कॉस्ट रिलेवेंट, जो आपके डिसीजन पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगी, मतलब अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो वो कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए, और डिसीजन नहीं लेते हो यानी ये वो ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो भी वो कॉस्ट या तो कम हो जाए या बढ़ जाए। सर एग्जांपल, एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है कि आपको फोन लेना है और आपके पास पड़े हैं 30,000। अब आप सोच रहे हो कि मैं 30,000 के अंदर एक पुराना आईफोन ले लूं या फिर एक नया एंड्रॉयड मोबाइल ले लूं। अब अगर आप कहते हो कि भाई मुझे पुराना एंड्रॉयड मोबाइल, सॉरी पुराना आईफोन खरीदना है, ठीक है, तो उसके केस में हो सकता है पुराने वाले में आपकी कुछ एडिशनल कॉस्ट भी लग जाए कि उसको ठीक कराने की कॉस्ट लग जाए या उसमें कुछ खराबी हो ऐसे करके। और अगर आप नया लेते हो तो उसके अंदर वो कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी क्योंकि आपको ठीक ठाक तो कराना नहीं है अब उसको। तो डिसीजन मेकिंग में दो ही टाइप की कॉस्ट होगी, एक होगी रिलेवेंट और एक होगी इररिलेवेंट। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि भी आपने आपको आपने कब आपको एक जैकेट लेनी है, ठीक है, और उस जैकेट के मैचिंग के लिए आपने पहले शूज ले लिए। बात समझो, आपको जैकेट लेनी है या कोट लेना है और आपने पहले शूज ले लिए कि भाई इससे मिलते जुलते मुझे, मैंने तो शूज ले लिए। अब आप जैकेट लेने जा रहे हो, ठीक है, वो जैकेट आपको मिल नहीं रही, तो जो शूज के पैसे हैं, ठीक है, शूज के जो पैसे आप पे कर चुके हो, क्या वो अब आप कोई भी जैकेट लेते हो क्या उस पे उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि शूज तो आप पहले खरीद चुके हो, तो वो आपकी अब संक कॉस्ट हो गई, यानी वो पैसे तो गए। अब आपको अगर वो जैकेट नहीं भी मिली और आप दूसरी जैकेट खरीदते हो तो शूज की कॉस्ट से आप कोई लेने देना नहीं होगा। बात समझ आई या नहीं आई? यानी देखो दो ही टाइप की कॉस्ट होगी, एक होगी रिलेवेंट और दूसरी होगी इररिलेवेंट। ठीक है, अब वो रिलेवेंट इररिलेवेंट को अलग अलग पार्ट्स में बांट के अलग अलग तरीके से समझाया गया है।
वो हमें लिखना है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लिखो पॉइंट नंबर 1, हिस्टोरिक कॉस्ट। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिखवा रहा हूं। हिस्टोरिक कॉस्ट लिखो, द कॉस्ट विच the cost which have already been incurred, जो खर्चा आप पहले ही कर चुके हो और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख चुके हो। जनरली ये एसेट्स की बात होती है कि आपने बिल्डिंग खरीद ली और बिल्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपकी बैलेंस शीट पे नजर आ रही है। अब बिल्डिंग आपने खरीद ली, अब आप सोच रहे हो कि प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं। तो आप ए बनाओ या बी बनाओ, आपने जो बिल्डिंग खरीद ली उससे ए और बी का कोई भी रिलेवेंस नहीं है। चाहे ए बनाओ या बी बनाओ, बिल्डिंग की कॉस्ट तो जा चुकी है, हिस्टोरिक कॉस्ट है। तो मुझे बताओ क्या ये रिलेवेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए या इररिलेवेंट होनी चाहिए? सर पहले खर्चा कर चुके हो, अब आप डिसीजन ले रहे हो। भाई रिलेवेंट कॉस्ट तो वो है जो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी कि इस डिसीजन से ये खर्चा या तो बढ़ेगा या कम होगा। और ये तो आप पहले खर्च कर चुके हो, तो यानी ये तो क्या हो गई? इररिलेवेंट। हाँ सही कह रहे हो, इररिलेवेंट। लिखो एग्जाम्पल, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी लिखो आगे, irrelevant for decision मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है हमारा? इररिलेवेंट, बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं है डिसीजन के लिए। ठीक है, बताओ समझ आया? चल पॉइंट नंबर 2, संक कॉस्ट। संक, डूबी हुई कॉस्ट, ये भी इररिलेवेंट है। एक्चुअली इसका नाम भी संक कॉस्ट है, और संक कॉस्ट का मतलब है डूबी हुई कॉस्ट। लिखो द कॉस्ट which have been already paid either for goods or services availed or to be availed। ठीक है, लिखो इसमें irrelevant for decision मेकिंग। ये कॉस्ट भी इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। सर कोई एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, क्या दिक्कत है? लिखो यू हैव पेड रुपीज, आपने 25,000 रुपए पे कर दिए फॉर योर क्लासेस। यानी आप क्लासेस अटेंड करने जा रहे हो और आपने फीस पे कर दी 25,000 रुपए की। ठीक है, एंड आफ्टर पेमेंट
You do not want to join क्लासेस। यानी पेमेंट करने के बाद आप सोच रहे हो कि यार अब मुझे क्लासेस नहीं लेनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर पेमेंट आप कर चुके हो। बताओ समझ आया? ठीक है। और बताओ, एक बार जेब से पैसा चला गया, क्या वापस आता है? बहुत रेयर केस है आ जाए, जनरली नहीं आता। और ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही होता है, वहां लिखा होता है दिस फीस इज नॉट रिफंडेबल। अब आप क्लास लो या मत लो, पैसा तो आपको वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है। अच्छा, यू डू नॉट वांट टू ज्वाइन क्लासेस, फुल स्टॉप। द अमाउंट paid is 100% non-refundable। द अमाउंट जो आपने पे करी 100% नॉन रिफंडेबल है। एंड हेंस दिस ऑलरेडी पेड कॉस्ट हैव नो रेलिवेंस ऑफ योर डिसीजन टू टेक क्लास और नॉट। अब आप क्लास लो या ना लो, पैसा पे कर चुके हो, यानी ये आपकी संक कॉस्ट हो गई है, डूबी हुई कॉस्ट हो गई है। अब इससे आपके डिसीजन, कौन से डिसीजन, क्लास को लेना या क्लास को नहीं लेना, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। यानी ना तो ये कॉस्ट कम होगी, ना ये कॉस्ट बढ़ेगी। बात समझो, प्रैक्टिकली एग्जांपल समझो कि भाई प्रोडक्शन में कैसे होता है। कि जैसे लेट सपोज हमें 5 प्रोडक्ट बनाने हैं और हम पहले ही मटेरियल खरीद के लेकर आ गए हैं। अब मैंने पहले मटेरियल खरीद लिया, पड़ा हुआ है। अब मैं 5 प्रोडक्ट में से ए बनाऊं, बी बनाऊं, सी बनाऊं, डी बनाऊं, उस मटेरियल की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो कॉस्ट क्या है, इररिलेवेंट है, संक कॉस्ट है। अब आप ए बनाओ तो भी पैसा तो जा ही चुका है, बी बनाओ पैसा जा चुका है, सी बनाओ तो भी पैसा जा चुका है। क्यों सर? उसकी वजह से उस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो बढ़ेगी ना ही वो कम होगी। यानी कि संक कॉस्ट से जो आप डिसीजन मेकिंग लोगे, जो संक कॉस्ट हो चुकी है, उस डिसीजन मेकिंग से ना तो वो कॉस्ट बढ़ेगी ना ही वो कॉस्ट कम होगी। ठीक है। चलो, तो सर ये कुछ कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसा लग रहा है। हाँ, देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, जनरली या मेनली आपके एसेट्स के लिए होती है, जो आपकी बैलेंस शीट में नजर आती है कि आपने मशीन खरीद ली, आपने बिल्डिंग खरीद ली। अब वो जो पहले पैसा जा चुका है, देखो पहले पैसा दोनों में जा चुका है, हिस्टोरिक कॉस्ट में भी जा चुका है, संक कॉस्ट में भी जा चुका है। पर हिस्टोरिक कॉस्ट आपकी बैलेंस शीट में नजर आती है, हिस्टोरिक वैल्यू पे। और संक कॉस्ट किस लिए है? देखो संक कॉस्ट होती है हमारी गुड्स या सर्विसेज के लिए, जो आपकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आती, पर नेचर दोनों का सेम है कि पैसा जेब से जा चुका है। अब आप डिसीजन लोगे तो उस पैसे का कोई भी इंपैक्ट उस डिसीजन पे नहीं आने वाला है। ठीक है। पेड फॉर गुड्स या सर्विसेज के लिए। ठीक है। या फिर जो कि आपने ले चुके हो, ठीक है, गुड्स खरीद चुके हो या सर्विसेज ले चुके हो। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी है। ये लिख लिया आपने? लिख लिया तो अगला लिखो, कमिटेड कॉस्ट। इसको आप सिंपल कह सकते हो, फ्यूचर संक कॉस्ट है ये। ठीक है, फ्यूचर में होने वाली संक कॉस्ट। मतलब अभी बताता हूं, पहले आओ लिखो इसमें, दीज आर द कॉस्ट that are pre agreed cost which
cannot which cannot be revoked under normal circumstances. Full stop. लिखो, this is also a sunk cost. ये भी संक कॉस्ट होती है, लेकिन आप कह सकते हो कि अभी जो हमने संक कॉस्ट पढ़ी वहां पैसे पहले जा चुके हैं, यहाँ पे पैसे हमने कमिटमेंट कर दिया है कि भाई पैसे हमें आपको देने पड़ेंगे, तो ये फ्यूचर की संक कॉस्ट हो गई, संक कॉस्ट. बट अमाउंट will be paid in future date due to binding contract. मतलब सर देखो, हमने सोचा कि भाई हम बिल्डिंग बनाएंगे. कौन सी बिल्डिंग बनाएंगे सर? हो सकता है हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाए, कमर्शियल बिल्डिंग बनाए, क्योंकि हम डेवलपर है. अब हमने पहले ही एक हमारे सप्लायर से बात करी कि भैया देखो हमें सीमेंट पहुंचाते रहना, और हम आपके साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में 1000 बोरी सीमेंट मैं आपसे खरीदूंगा. मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. क्या मैंने पैसे पे करे? नहीं सर, पैसे तो आपने पे नहीं करे, अभी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे करा है. अब मैं सोच रहा हूं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाऊं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाऊं, या कुछ भी ना बनाऊं. क्या मेरे इस डिसीजन से, जो मैंने पहले कमिटमेंट कर रखी है उसे 1000 बोरी खरीदने की, क्या इस डिसीजन से उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं सर, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. वो कॉस्ट ना तो बढ़ेगी ना ही वो कम होगी, बल्कि वो जेब आपने पहले कमिटमेंट कर दी है, जेब से पैसा तो जाएगा जाएगा. यानी कि अब आपने कमिटमेंट कर दी, जेब से पैसा गया नहीं है पर जाएगा. और अब आप डिसीजन ले रहे हो, तो डिसीजन लेने से आपकी उस कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. इसका मतलब उस कॉस्ट का आपके डिसीजन पे कोई असर नहीं होगा. वो कॉस्ट क्या हो गई? आपकी इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई. संक कॉस्ट है लेकिन पैसा बाद में जाएगा, बस ये फर्क है. ठीक है, चलो लिखो, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4. सर इसका एग्जांपल नहीं लिखा? नहीं, ये तो समझ आ गया आपको, काफी है. पॉइंट नंबर 4 लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको हिंदी में कहते हैं अवसर लागत, पर हमें हिंदी नहीं पढ़नी, हमें तो इंग्लिश में लिखना है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखो, these are the cost represented by the foregone potential benefit from the best rejected course of action. ठीक है, और यह आपने इको में भी पढ़ा होगा, जिसको आपने इको में कहा था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. याद आया कुछ? ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो क्या ये कॉस्ट रिलेवेंट होगी या इररिलेवेंट होगी? सर ये कॉस्ट तो हमारी क्या होनी चाहिए बताओ? लिखो,
relevant for decision मेकिंग। ये वाली कॉस्ट रिलेवेंट है, यानी कि इस कॉस्ट या तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी या ये कॉस्ट बढ़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन माय डिसीजन, यानी इस कॉस्ट का डिसीजन पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। सर एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। लेट सपोज आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीए बन गए, कितनी खुशी की बात है, देखो खुशी की लहर दौड़ गई आप में, ठीक है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और यू गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम टू कंपनीज। आपको दो कंपनी से जॉब ऑफर आए, ठीक है। पहला ऑफर क्या है? पहला ऑफर है सर, एक ए कंपनी है जहां पे आपको सैलरी ऑफर करी गई 12 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। और यहां पे क्या है सर, ये आपका 1 घंटे का डिस्टेंस है फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। यानी कि जहां पे ऑफिस आपको ज्वाइन करना है सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है आपके घर से, तो लगभग क्या कहते हैं 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा उसके दायरे में होगा और 1 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। अच्छा, बी, उसने आपको सैलरी ऑफर करी 18 लाख पर एन, लेकिन ये जो है, ये जो ऑफिस है इसका, ये आपका 5 घंटे की दूरी पे है फ्रॉम होम या हाउस। आपके घर से 5 घंटे की दूरी पे है। अब मुझे बताओ, 5 घंटे जाना, 5 घंटे आना, कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। कुल मिला के एक दिन में कितने घंटे हैं सर? सर कुल मिला के एक दिन में है 24 घंटे, जिसमें से 10 घंटे तो आपके ट्रेवलिंग टाइम में चले गए, कितने बचे? 14 घंटे। और कम से कम 8 घंटे तो आपको कहाँ निकालने पड़ेंगे सर? 8 घंटे हमें निकालने पड़ेंगे कहाँ पे? ऑफिस में। तो कितने बचे? 6 घंटे। सर क्या इस 6 घंटे में मैं सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, घूम सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अब ये 5 घंटे वाली जो आपकी जॉब है, इसके लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और वहीं कहीं आसपास आपको रेंट पे लेके काम चलाना पड़ेगा। तो अब ये आपके ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है, क्या आपको ए वाली ऑफर अप्लाई करना है या बी। ए लोगे तो बी को छोड़ना पड़ेगा और बी लोगे तो ए को छोड़ना पड़ेगा। यानी ए की अगर मैं बात करूं, अगर आपने ए चूज करा तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था सर? ए के बाद नेक्स्ट बेस्ट था बी। और अगर बी को चूज करा तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या था? ए। ये होती है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अब आपके डिसीजन से उस कॉस्ट या तो बढ़ेगी या कम होगी। ऑब्वियस बात है, कम मतलब आपकी जेब में पैसा कम आएगा। अगर आप 12 लाख वाली आप यूज मतलब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं 12 लाख की, तो आपको बेनिफिट ये है कि आप अपने घर पे रहोगे, ठीक है। घर पे रहोगे, आने जाने का टाइम आपको बचेगा और आप आराम से अपने लाइफ भी इंजॉय करोगे, पैसे भी आएंगे। वहीं अगर आप 18 लाख वाली जॉब को अप्लाई करते हो, मतलब एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें आपको घर छोड़ना पड़ेगा। फिर घर छोड़ना पड़ेगा तो आपको रेंट देना पड़ेगा, खर्चा आपको सारा खुद उठाना पड़ेगा, काम सारा खुद करना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा। तो ये एक इसमें दिक्कत है। अब आप देखो कि आपको 6 लाख चाहिए या आपको घर से दूरी चाहिए, तो जो आपके लिए बेटर है वो आप चूज करोगे। लेकिन जिसको आप चूज करोगे तो दूसरा वाला आपके पास से चला जाएगा। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये रिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। सपोज यू हैव टेकन जॉब, कौन सा लेना चाहोगे बताओ, ए या बी? सर हम तो ए लेना चाहेंगे, घर से दूर नहीं रहा जाता। फॉर जॉब, ए फॉर सैलरी ऑफ रुपीज
12 lakh per annum. In that case, company B's salary of rupees 18 lakh per annum, ये क्या बन जाएगी, विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको हम कहेंगे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये रिलेवेंट होती है फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बताओ समझ आया? चल नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 5, नोशनल कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट. ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि क्या है कि ये समझ नहीं आती इतनी आसानी से, और समझ नहीं आती ना, इस वजह से आईसीआई भी इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी. 1 नंबर 2 नंबर का आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है. ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, समझना बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा मेरे साथ आपको. ठीक है, चल पहले लिखते हैं इसको. लिखो, इट refers to the cost of an item or services that is not actually paid in cash but is still considered as an expense in cost accounting. मतलब क्या है सर? मतलब सिंपल है, जेब से तो पैसा नहीं जा रहा, फिर भी इसको एक कॉस्ट मानेंगे, और कॉस्ट मान रहे हो तो मतलब ये रिलेवेंट होगी. सर एग्जाम्पल देना जरा, इसका कोई एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, ये लिख लिया आपने एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए. ठीक है, लेट सपोज एक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग किसकी है सर? ये बिल्डिंग है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की. ठीक है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मैं गया भी था वैसे एक के पास आर्टिकलशिप के लिए, एक दिन करा था, छोड़ के आ गया था. तो उसकी एक ऐसे बिल्डिंग थी. अब क्या करा कि उस बिल्डिंग पे नीचे वाला जो फ्लोर था, यानी ग्राउंड फ्लोर जो था, यहां तो उसने अपना बना रखा था ऑफिस, और ये जो ऊपर वाला फ्लोर था ये था इसका रेजिडेंशियल, यानी यहाँ पे खुद रहता था ये. अब मुझे बताओ, जो ऑफिस इसने बनाया है, क्या इसका कोई किराया पे होगा? कोई रेंट जाएगा? नहीं सर, रेंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी बिल्डिंग है. ठीक है, चलो अब क्या हुआ, समझो बात को. लेट सपोज इसका जो रेवेन्यू है, हमने जब काउंट करा कि भैया कितना आपने सेल करी ऑफ सर्विसेज, तो पता चला कि सर पूरे साल में 50 लाख की इसने सर्विसेज सेल करी. ठीक है, चार्टेड है, 50 लाख रुपए ले लिए, माइनस खर्चा जो हमने निकाला, लेट सपोज खर्चा हो गया, सर्विसेज में ज्यादा खर्चा नहीं होता, 15 लाख का, तो कुल मिला के प्रॉफिट कितना बचा इसके पास से? 35 लाख. ये हमारा प्रॉफिट आ गया. ये बताओ समझ आया या नहीं आया? तो दिस प्रॉफिट इज एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट हो गया. सिंपल है कि सर 50 लाख के आपने क्या करी, सेल ऑफ सर्विसेज करी, 15 लाख के खर्चे हो गए, तो कुल मिला के 35 लाख आपकी जेब में बचा. तो 35 लाख आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है. लेकिन अकाउंट्स में क्या कहते हैं? अकाउंट्स ये कहता है, सॉरी कॉस्टिंग ये कहता है, अकाउंट्स नहीं, कॉस्टिंग ये कहता है कि देखो ये वाला जो फ्लोर है, इस पे रेंट तो पे नहीं हो रहा, तो इसकी बात अगर मैं करूं कि अगर ये फ्लोर
ओनर का नहीं होता, नहीं होता तो रेंट रेंट देना पड़ता। क्या देना पड़ता? रेंट देना पड़ता। ठीक है। या ये फ्लोर रेंट पे दिया होता तो रेंटल इनकम आती। यानी देखो दो चीजें हैं, अगर ये फ्लोर आपका नहीं होता तो कहीं और लेते, और कहीं और लेते तो वहां पे किराया देना पड़ता। या अगर आपने यहाँ पे आपका ही है लेकिन ऑफिस नहीं खोला होता तो यहां से आपको इनकम मिलती। यानी वो खर्चा जो आपका हो सकता था लेकिन क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एसेट आपका ही था। तो वो जो बच गया खर्चा आपका वो कहलाता है नोशनल कॉस्ट। एक्चुअल में नहीं है लेकिन हो सकती थी अगर ये आपका नहीं होता तो उसको कहेंगे नोशनल कॉस्ट। क्या कहेंगे? नोशनल कॉस्ट। या आप इसको दूसरे तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देख सकते हो कि अगर ये ऑफिस में या फिर कोई भी चार्टेड जो है जो था अपने यहाँ पे यूज नहीं करता तो इसको किराए पे दे देता। किराए पे देता तो उसको क्या मिलता? वहां से रेंट मिलता, उसको रेंट मिलता। तो वो रेंट जो नहीं मिल पा रहा उसको, वो क्या है? उसकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको आप नोशनल कॉस्ट भी कह सकते हो कि भैया खर्चा होता लेकिन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसने अपना ही खरीदा हुआ है इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छा, रेंटल इनकम आती। ठीक है, चलो ये तो हो गया, रेंटल इनकम आती। आगे लिखो, सपोज अगर अगर ऑफिस रेंट पे लिया होता तो ₹5 लाख पर एनम कॉस्ट लगती। तो ये जो 5 लाख कॉस्ट आपकी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? क्योंकि एसेट आपका ही था। तो ये कहलाया जाता है मेरी नोशनल कॉस्ट। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आता? कॉस्ट अकाउंटिंग में सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम नोशनल कॉस्ट को क्या मानते हैं? रिलेवेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहता है कि अच्छा फाइनेंशियल वाले में तो 35 लाख निकाला लेकिन 5 लाख की नोशनल कॉस्ट है, जेब से एक्चुअली पैसा गया नहीं है लेकिन एसेट आपका था जिस वजह से पैसा बचा, और नहीं होता तो जाता ही। तो कितनी कॉस्ट आती हमारी? 30 लाख। कितना प्रॉफिट आता हमारा? 30 लाख का। तो ये जो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है जो आपकी बच गई बिकॉज यू ओन्ड द एसेट, दैट इज योर नोशनल कॉस्ट। इसको और दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से भी बात समझो। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि बाहर से हमने बाहर से दाल मखनी मंगाई, और बाहर से जो दाल मखनी आई ना वो आई 100 रुपए की, और वही अगर मैं घर पे बनाऊंगा ना वही दाल मखनी वही सब इंग्रेडिएंट्स के साथ तो 50 रुपए की बन जाएगी। मैंने कहा कैसे? आपने कहा देखो सर दाल खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर आपने कहा कि सर क्या नाम है उसके अंदर और क्या है, मसाले लगेंगे और जो भी तेल लगेगा वो सब ऐसे लगा के आपने कुल मिला के 50 रुपए बता दिया कि सर 50 का खर्चा आया। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, मैंने कहा एक बात मुझे बताओ कि आपके पास गैस नहीं लगी, गैस के पैसे नहीं जोड़ोगे? अब आप बोलोगे सर गैस तो हमारे पास थी, अब नहीं होती तो भाई आपको लेनी पड़ती। तो क्या ये नोशनल कॉस्ट है या नहीं है? है। दूसरा, क्या आपके पास जो चूल्हा है क्या उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा? हाँ सर डेप्रिसिएशन उस पर लगना चाहिए क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपने उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं जोड़ा। तो क्या है? ये भी नोशनल कॉस्ट। बात समझ आई? अच्छा, तो सर ये तो एक ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, जैसे कि लेट सपोज कि हम टैक्सी करके जा रहे हैं। मान लेते हैं हम टैक्सी करके जा रहे हैं और टैक्सी वाला 8,000 रुपए ले रहा है। कहां जा रहे हैं सर? मनाली घूमने जा रहे हैं। टैक्सी वाला कह रहा है 8 तो नहीं 18,000 रुपए लूंगा वहां पे लेके जाने के, छोड़ वापस आने के। और वहीं अगर हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं ओन्ड व्हीकल, तो सिर्फ कौन सा खर्चा होगा सर? पेट्रोल का खर्चा होगा, टोल का खर्चा होगा, पार्किंग का खर्चा होगा, और ये सब मिला के सर सिर्फ 10,000 रुपए ही बन रहे हैं। तो यानी 8,000 रुपए बच जा रहे हैं।
एक चीज मिस कर गए आप इसमें कि जो गाड़ी पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो नहीं जोड़ा, लेकिन टैक्सी वाला वो डेप्रिसिएशन को भी जोड़ता है। इसी वजह से टैक्सी की कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, टैक्सी वाला अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, प्रॉफिट ही तो नहीं लगाओगे। बाकी जो टैक्सी के सारे खर्चे हो रहे हैं वो आपकी अपनी गाड़ी में भी होंगे, लेकिन हम सारे खर्चे जोड़ते हैं जो जेब से पैसा जा रहा है। किसको नहीं जोड़ते, डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हमें लगता है अपना ही व्हीकल है, डेप्रिसिएशन क्या लगाना, जबकि डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप 5-10 लोग मिलके जा रहे हैं और गाड़ी एक जने की है, उसका ओन व्हीकल है। अब वो सारी कॉस्टिंग लगा रहा है, उसमें पेट्रोल का खर्चा, टोल का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, सारी चीजें जोड़ रहा है और फिर उसको 10 लोगों में बांट रहा है। लेकिन एक बताओ, जिसकी गाड़ी अपनी है उसके साथ तो धोखा हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि उसने सारा खर्चे में से अपना हिस्सा दिया, लेकिन उसकी अपनी गाड़ी है और उस पर वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, और वो सारा डेप्रिसिएशन तो इसी के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी गाड़ी है। बात समझ आई? तो अगली बार अगर आपकी अपनी गाड़ी हो और आपको घूमने जाना हो तो क्या करना, डेप्रिसिएशन भी लगाना उस पर, ठीक है? और फिर सबसे पैसे जोड़ना। वो अलग बात है, कोई देगा नहीं, लेकिन लगाना जरूर, ठीक है? ये बताओ समझ आया नोशनल कॉस्ट क्या होती है? हाँ सर, लिखो इसमें, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। याद रखना ये हमारे हमेशा रिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और इंपॉर्टेंट है ये कॉस्ट, ठीक है? एग्जाम में आ सकता है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, लेकिन लिख लिख के बोर हो गए, कोई नहीं, बस थोड़ा सा रह गया। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। लिखो नेक्स्ट, शट डाउन कॉस्ट। लिखो, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस की बात कर रहा है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड यानी शट डाउन सर्टन फिक्स्ड एक्सपेंस। एक मिनट रुको, रुको रुको, सस्पेंड के बाद लिखो, सस्पेंड इट्स, अच्छा मैंने आपको ऊपर का वो नहीं दिया ना, लिखने के लिए टाइम नहीं दिया। लो अब लिख लो इसको, ये लिख लो, ये फोटो बना लो, ये सब लिख लो, ठीक है? पहले ये लिख लो, फिर बाद में लिखवाता हूं, ठीक है? सर ये क्या लिखा है, ये बता देता हूं। अगर ये फ्लोर ओनर का नहीं होता तो रेंट देना पड़ता, या ये फ्लोर रेंट पे दिया होता तो रेंटल इनकम आती, फुल स्टॉप। सपोज अगर ऑफिस रेंट पे लिया होता तो 5 लाख रुपए पर एनम कॉस्ट लगती, ठीक है? तो कॉस्टिंग में प्रॉफिट कितना आता है मेरा, 35 लाख। तो नोशनल कॉस्ट क्या है, रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? चलो आगे लिखो, शट डाउन कॉस्ट, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग operations manufacturing operations comma certain fixed expenses can be avoided। certain fixed expense क्या हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं, ठीक है? एंड
certain fixed expense may occur depending upon the nature of इंडस्ट्री। सर क्या मतलब हुआ? देखो बात समझो। जैसे आज के टाइम पे आपको पता है कि रिसेशन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही धीरे धीरे करके रिसेशन आ रहा है, चीजों के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपने इंप्लॉइज को ले ऑफ कर रही है, निकाल रही है नौकरी से, और कह रही है, बहुत सारी कंपनीज ये भी कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम करो। क्यों? क्योंकि सर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उनको रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और उनको जैसे पानी का खर्चा, चाय का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो सब बच जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज ने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, जो एम्प्लॉय है घर बैठेगा, उसी की लाइट लगेगी, उसी का बिजली लगेगा, सब कुछ उसी का लगेगा, हमारा तो सब कुछ बच जाएगा। तो अब क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं, शट डाउन कर देती हैं अपने ऑपरेशंस को बहुत जगह पे, जैसे फेसबुक हो गया और अमेजॉन हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने बहुत सारे जो ऑपरेशन है शट डाउन करे। क्यों? क्योंकि सर वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, एक्चुअली वो तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही थी, जैसे नैनो का प्लांट बंद कर दिया गया, क्योंकि सर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहां पे कोई खरीद ही नहीं रहा था, नैनो कोई खरीद नहीं रहा था, तो उन्होंने उसको शट डाउन करा। उसने कहा कि यार बेकार है, देखो जब हम बना रहे हैं लोग कोई खरीद नहीं रहे तो फिर फायदा क्या बनाने का, कॉस्ट लग रही है, सेल नहीं हो पा रही, तो मतलब लॉस में जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको बंद करते हैं, तो वहां बंद कर दिया गया। अब उसके अंदर उनकी, अगर वो ऐसे कुछ बंद करते हैं अपना ऑपरेशन, तो कुछ फिक्स कॉस्ट आपकी बच जाएगी, ऑब्वियस बात है फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, आप इंप्लॉइज को निकाल दोगे, सैलरी की कॉस्ट बच जाएगी, हो सकता है आपको जगह छोड़ दो तो आपकी रेंटल कॉस्ट बच जाएगी। सस्पेंड इस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सर्टेन फिक्स्ड एक्सपेंस कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, लेकिन सर अगर आप ऐसा करते हो तो उसकी वजह से कुछ सर्टेन फिक्स एक्सपेंस और भी हो सकते हैं, मतलब एक जगह तो कम हो जाएंगे और दूसरी जगह कुछ फिक्स एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। सर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया, अब वर्क फ्रॉम होम देने से हमारी जो कंपनी है उसने अपनी बिल्डिंग बंद कर दी, बिल्डिंग की लाइट बच गई, अच्छा खासा लाइट जाती थी, लाइट का पैसा लगता था वो बच गया। मेंटेनेंस के लिए हमने इंप्लॉइज रखे हुए थे, वो इंप्लॉइज नहीं जो काम कर रहे हैं, उन काम करने वाले इंप्लॉइज की मेंटेनेंस की, भाई लाइट खराब ना हो जाए और सिस्टम खराब ना हो जाए या कुछ और, उसके लिए पीएन रखा था, मेंटेनेंस के लिए और भी लोग रखे थे, उन सबको नौकरी से निकाला, फिक्स कॉस्ट उन सबकी क्या हो गई, कम हो गई। अब जब हमने उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया तो उसके बदले हमने कहा आप घर बैठो और काम करो। अब एम्प्लॉय कह रहे हैं कि ठीक है हम घर बैठ के काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे किस पे, हम तो आपके ऑफिस में आते थे और आपके ऑफिस में जो सिस्टम होता था, लैपटॉप होता था, उस पर काम करते थे। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, लो एक काम करो लैपटॉप ले लो। तो बताओ, एक जगह जब हमने अपना ऑपरेशंस बंद करे तो दूसरी जगह हमारी एक कॉस्ट बढ़ गई, किसकी, लैपटॉप की। तो मुझे अब सब इंप्लॉयज को क्या देना पड़ेगा, लैपटॉप, तो पैसा जाएगा जेब से और उस लैपटॉप पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा, एम्प्लॉय कह रहा है ठीक है भाई लैपटॉप तो दे दिया, पर लैपटॉप चलेगा कैसे, इसमें इंटरनेट भी तो चाहिए, और हमारे घर पे इंटरनेट की तो कोई जरूरत थी नहीं, तो हम तो इंटरनेट नहीं लगाते थे, फोन में चला लेते थे। अब आपके यहाँ तो हैवी प्रोसेसिंग होती है, फाइल भेजना और रिसीव करना और मेल बनाना और काम करना, भाई उसके लिए तो इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट के पैसे तो भाई हम अपनी जेब से नहीं देंगे। तो फिर उसमें कंपनी कहेगी अच्छा ठीक है, लो अलग से और पैसे ले लो, किसके, इंटरनेट के, महीने के अपना वाईफाई लगवाओ और काम चलाओ। बताओ समझ आया? तो एक तरफ कंपनी ने क्या करा, अपने जो एक ऑपरेशंस बंद करे, वर्क फ्रॉम होम दे दिया तो खर्चे बचे, पर दूसरी तरफ कुछ खर्चे हुए भी, तो वहां पे कंपनी को भी ये चेक करना पड़ेगा कि भैया कि क्या इससे खर्चा बच रहा है या इसको बंद करने से खर्चा ज्यादा हो रहा है। अगर बंद करने से बाकी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो भैया बंद मत करो, चलाते रहो, यानी वर्क फ्रॉम होम मत दो। ठीक है, चलो लिखो, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन closes its operation
दे विल सेव, बताओ क्या बच जाएगा उनका, लिखो 100% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आपकी 100% वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। क्यों सर? वेरिएबल कॉस्ट होती है मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये हमारे जनरली वेरिएबल होते हैं। अब मैंने अपना धंधा बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, नैनो का प्लांट बंद कर दिया, क्या मटेरियल खरीदूंगा? नहीं। क्या लेबर की कॉस्ट लगेगी? नहीं। तो अगर मेरा काम ही नहीं चल रहा तो कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। अच्छा, और उसके अलावा सम डिस्क्रिएशनल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी आप फिक्स्ड कॉस्ट भी बचा लोगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके डिस्क्रिएशन पे, मतलब आपके डिसीजन पे, आपकी मर्जी के ऊपर कि क्या आप वो फिक्स कॉस्ट रखना चाहते हो या नहीं। नैनो का प्लांट बंद करा, मटेरियल नहीं खरीदना, वेरिएबल कॉस्ट बच गई। प्लांट बंद करा तो भैया हमने जो रेंट ले रखा था वो रेंट भी हमने हटा दिया, हमने जमीन भी नहीं ली, तो रेंटल कॉस्ट बच गई। अब मेरी मर्जी है कि भाई मैं चाहूं तो रेंटल कॉस्ट दूं या ना दूं। दूसरा एग्जांपल कि भैया जो एक एम्प्लॉय था, एडमिन मैनेजर था, अब चाहूं तो उस मैनेजर को निकाल दूं या उस मैनेजर को रखे रखूं कि देखो प्लांट तो बंद है लेकिन तुम फिर भी बंद प्लांट को भी थोड़ा बहुत मैनेज करते रहना। तो अब फिक्स कॉस्ट भी डिस्क्रिशनल है कि चाहो तो आप बचा सकते हो, चाहो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो सर कंटिन्यू क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर में कुछ सोच रहे हो कि ये अगर हमने अभी इस जमीन को छोड़ दिया तो कोई और आ जाएगा इस जमीन को ले लेगा रेंट पे, और बाद में अगर हमें दोबारा से प्लांट ओपन करना हुआ तो फिर ये जमीन हमें नहीं मिल पाएगी। ऐसे इंप्लॉय के साथ, इस इंप्लॉय, ये इंप्लॉय बहुत अच्छा है, इसको अगर निकाल दिया तो दूसरा इंप्लॉय जो है हो सकता है इतना अच्छा ना आए। तो एक काम करते हैं, थोड़े टाइम तक इसके खर्चा हम उठाते रहते हैं, भले ही काम ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है। लिखो दीज फिक्स कॉस्ट विच कैन बी saved by shutting down the project. The project is known as क्या? Shut down cost. क्या ये रिलेवेंट है या नहीं रिलेवेंट है? सर अगर हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट हमारे लिए रिलेवेंट है, ठीक है। लिखो रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। सर खत्म? हाँ, ये 6 कॉस्ट थी हमारी, तो ये 6 कॉस्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 13। सर आज के लिखते रहेंगे सर, कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं कराओगे? करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट लिख लें, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, फिर हम क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिखो लिखो लिमिटिंग फैक्टर। सर क्या? लिमिटिंग, LI लिमिटिंग फैक्टर। लिखो लिमिटिंग फैक्टर कैन बी एनीथिंग which limits the activity of an entity. For example, for example,
लेबर कॉमा मटेरियल कॉमा मनी एक्सेट्रा। लिखो फॉर डिसीजन मेकिंग कॉमा वी नीड टू find out the option with maximum profits by using limiting factor। ठीक है, लिख लो इसको। क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब यह है कि सर हमें डिसीजन मेकिंग करना है, और डिसीजन मेकिंग में कभी कभी या ज्यादातर हमारे साथ कुछ फैक्टर्स या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिमिट में होती हैं। मतलब अनलिमिटेड हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते। जैसे लेबर लिमिटेड है कि भैया इतने ही लेबर मिल पा रहे हैं, मटेरियल लिमिटेड है, या पैसा लिमिटेड है। अभी मुझे बताओ, अभी इस टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास क्या लिमिटिंग फैक्टर है? आपके पास टाइम लिमिटिंग फैक्टर है। टाइम कम है, और आप बोलते भी रहते हो लोगों को या टाइम नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और जो चीज हमारे पास लिमिटेड होती है ना, उसी को हमें मैनेज करना होता है, या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, और उसी के बेस पे फिर हमें डिसीजन लेना होता है। एग्जाम्पल कि हमारे पास 3 घंटे हैं। अब 3 घंटे में या तो मैं अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग कुछ भी रिवाइज करूं, या दोस्त कह रहा है कि चलो पिक्चर देख कर आते हैं, बड़ी अच्छी पिक्चर पिक्चर लगी है। अब मेरे पास टाइम तो लिमिटेड है कि 3 घंटे में या तो मैं पिक्चर देखूं, या 3 घंटे में मैं अपनी पढ़ाई की रिवीजन करूं। अब डिपेंड करता है कि इस लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप क्या डिसीजन लोगे। क्योंकि अगर आपके पास टाइम अनलिमिटेड होता तो आप कहते कि यार बहुत टाइम पड़ा हुआ है। खुद सोचो, 3 घंटे हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 घंटे होते हैं कि 10 घंटे आप खाली हो, क्लास भी नहीं है, छुट्टी है, ऑफिस की भी छुट्टी है, तो आपके पास टाइम बहुत है। आप कह रहे हो कि यार टाइम बहुत है, पिक्चर भी देख लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, घर का काम भी कर लेंगे, और भी कुछ फालतू काम है तो वो भी निपटा लेंगे। तो यानी टाइम बहुत है। लेकिन जब टाइम बहुत कम है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो हम क्या डिसाइड करेंगे? सर बताओ क्या डिसाइड करोगे? पिक्चर देखने जाओगे या पढ़ाई करोगे? सर पिक्चर देखने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। पता नहीं पिक्चर देखने जाओगे? नहीं नहीं, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिक्चर तो बाद में भी देख लेंगे यार, पिक्चर कहीं नहीं जा रही। लेकिन टाइम जो है ये अगर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग है ना अपनी चीजें मैनेज करके रखो, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, बच्चे जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं सर इतने पढ़ाई है, ये है वो है, तो मैं कहता हूँ देखो कि आप है ना अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो। आप पढ़ाई भी करो, दोस्तों से भी मिलो, घूमने भी जाओ, लाइफ भी इंजॉय करो, और जो आप कर रहे हो ना उसी को इंजॉय करो। पढ़ाई को भी इंजॉय करो, और ऑफिस को भी इंजॉय करो, घर में भी इंजॉय करो। जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें इंजॉयमेंट ढूंढना शुरू करो, नहीं है तो बनाना शुरू करो। मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, और यही टाइम है आपके पास, इसमें अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और इसी टाइम के अंदर आप घूमने फिरने भी जाओ अपने दोस्तों के साथ, इंजॉय करो लाइफ को। क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड है, कभी वापस नहीं आएगा। पैसा आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा। ठीक है, चल, तो हम लिमिटिंग फैक्टर को देखते हुए हम वो काम करेंगे जहां हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो फायदा किसमें है? पढ़ाई करने में। तो हम पढ़ाई करेंगे। बताओ समझ आया या नहीं आया? चल, तो इसी के बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर है 151। आओ, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 151। आओ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 गलती से लिख दिया, ये 10 नहीं है, ये 9 होना चाहिए, क्योंकि 8 के बाद तो 9 आएगा ना। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, समझेगा ही, कोई नहीं, ठीक कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, पेज नंबर है 151।
ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 151 पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 151, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। पढ़ लिया? चलो एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ साथ। कह रहा है कि अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड इन अ ईयर। कह रहा है एक कंपनी है ना, तीनों में से एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट कोई भी एक बना सकती है, या तो एक्स बनाए या वाई बनाए या जेड बनाए। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यानी इसका डिसीजन ये शुरू में ही ले लेंगे, ऐसे नहीं है एक्स बनाने के बाद अचानक से ध्यान आया नहीं चलो वाई बनाते, नहीं, वो शुरू में ही डिसाइड करेंगे कि एक्स बनाना है, वाई बनाना है या जेड बनाना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है एक्स वाई जेड का 10 12 12, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 9 7, मार्केट डिमांड दे रखी है 3000 2000 1000, यानी मार्केट में इतना खप जाएगा, बिक जाएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी 2000 3000 900, और फिक्स कॉस्ट जो टोटल है कलेक्टिवली वो 30,000 है। यानी एक्स बनाओ वाई बनाओ जेड बनाओ कुछ भी बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो आपकी 30,000 ही रहेगी, या मत बनाओ तो भी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रखना वो आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मांग रहा है, वो ये नहीं मांग रहा कि भी क्या बनाए क्या ना बनाए, वो पूछ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। यानी अगर मैं एक्स बनाता हूं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाई होगा या जेड होगा। फिर अगर मैं y बनाता हूं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव x होगा या z होगा, ये मुझे बताना है। और मुझे बताओ एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्राइज हम क्या करना चाहेंगे। हम सर वो प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे जहां मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो भाई देख लो किस में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, आओ जरा बनाते हैं। लिखो सॉल्यूशन एज पर द given question, comma, we can produce and sell anyone from the 3 products। लिखो this means if we decide to produce product A, then opportunity cost will be the maximum profit foregone। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया। चलो तो सबसे पहले निकालेंगे भैया सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें हो रहा है, या तीनों के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच प्रोडक्ट। ठीक है, चल बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास है। एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। अब जरा समझो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सिंपल है, सेल्स में से सारी कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट निकल आएगा। या तो मैं एक्स बनाऊंगा या मैं वाई बनाऊंगा या मैं जेड बनाऊंगा। अब मान के चलते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक्स बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखो हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है, देखो बात समझो, हमें गिवन है मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी।
अब मुझे बताओ, मार्केट में तो लोग एक्स के 3000 यूनिट खरीदने के लिए खड़े हैं, लेकिन मैं बना ही 2000 सकता हूं। तो मैं कितने बनाऊंगा? 2000 बनाऊंगा, 3000 बनाऊंगा? सर 3 बनाओगे? अरे भाई कैसे 3 बनाऊंगा यार, मार्केट में लोग खरीदने के लिए खड़े हैं 3000 यूनिट, पर मेरी कैपेसिटी ही कितनी है बनाने की? 2000। तो मैं 2000 से ज्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, सेम वाई में मेरी कैपेसिटी कितनी है? 3। मैं बना तो 3 सकता हूं, पर मार्केट में सिर्फ 2000 खरीदना चाहते हैं, तो मैं 3000 बना के क्या करूंगा बताओ? मैं 2000 बनाऊंगा। फिर ऐसे ही जेड की जो मार्केट डिमांड है 1000 है, पर मैं कितने बना सकता हूं? 900। तो मैं कितने बनाऊंगा? जितने मेरी कैपेसिटी है, 900। ठीक है, यानी हम उतना बनाएंगे मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से कम होगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उतना ही मैं बना सकता हूं या उतना ही मैं बनाकर बेच सकता हूं। चल, तो सर हमारी जो मार्केट डिमांड है वो कितनी कितनी है बताओ मुझे? एक्स की। सर एक्स की मार्केट डिमांड है 3000, और इसकी है सर 2000, और इसकी है सर 1000। और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? सर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000, 3000, 900। बताओ मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता हूं? मेरी प्रोडक्शन कितनी होगी? मैक्सिमम प्रोडक्शन। भैया लोग मार्केट में खरीदना चाहते हैं 3000, पर मैं बना ही कितना सकता हूं? 2000। तो कितना बनाऊंगा? 2000। मार्केट में लोग 2000 खरीदना चाहते हैं, पर मैं 3000 बना सकता हूं, मैं कितना बनाऊंगा? 3000 नहीं सर, 2000 बनाऊंगा, क्योंकि मैं 1000 फालतू बना के क्या करूंगा जब लोग खरीदना ही नहीं चाहते। मार्केट में डिमांड है 1000, पर मैं बना कितने सकता हूं? 900। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा, इसको अगर मैं कहता हूं ए और इसको अगर मैं कहता हूं बी तो मैं कहूंगा ए या लोअर ऑफ ए एंड बी। जो भी इन दोनों में से कम होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो मेरे प्रोडक्शन आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं ना इसको कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो भाई इतना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके फिर वैसे नहीं दिखाएंगे? आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इतना लंबा काम क्यों करना है जब मुझे कंट्रीब्यूशन ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10 का बेचूंगा, 6 रुपए कॉस्ट है, 4 रुपए हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है सर? 12 के बेचूंगा, 9 रुपए कॉस्ट है, 3 रुपए हो गया। और जेड में बताओ 12 के बेचूंगा, 7 रुपए कॉस्ट है, 5 रुपए हो गया। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8000, और 8 कितना हो गया? 6000, और ये हो गया हमारा 4500 रुपए। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया? सर वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में तो माइनस नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि सॉरी वेरिएबल बोल गया मैं, फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करोगे, क्योंकि जब आप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? इररिलेवेंट। ठीक है, अब जरा समझो, अब मेरी बात समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है मुझे। सबसे पहले फॉर ए, अगर मैं ए बनाता हूं, ए बनाता हूं, तो बताओ इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? सर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बी। सी नहीं होगा, क्या होगा? बी, क्योंकि 8000 के बाद का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? बी। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ बी ₹6000। ठीक है, अगर मैं बी बनाता हूं, अगर मैं बी बनाता हूं तो बताओ मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? सर बी अगर बनाते हो तो क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? ए और एक्स और जेड, ए बी कर रहे, सॉरी ये बी नहीं है, ये एक्स है, एक्स 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 वाई। अगर मैं वाई बनाता हूं, मुझे बताओ अगर मैं वाई बना रहा हूं तो क्या छोड़ना पड़ेगा सर? एक्स और जेड छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा बेटर जो है क्या है इन दोनों में से? एक्स और जेड में से एक्स है। तो इसके लिए जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव,
ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स रुपीज 8,000, और ये बी नहीं, बी की जगह आएगा वाई। ठीक है, सेम अगर मैं सी बनाना चाहता हूं, सी नहीं सॉरी जेड बनाना चाहता हूं, तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है सर? एक्स हो गया, प्रॉफिट ऑफ एक्स रुपीज कितना? 8,000। ठीक है, लो ये हो गया, बस ये था क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? सिंपल है, लिख लो उसको और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिख लिया? आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर है 151। चल पढ़ो जरा, यह है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 11 लिखा है पर इसको 10 कर देना। पढ़ लो एक बार या मेरे साथ साथ ही पढ़ लो ना। चलो, कह रहा है कि एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स। कह रहा बना के और बेचता है एक्स, जिसका सेलिंग प्राइस जो है वो तो 40 रुपए है और उसका वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपए पर यूनिट का। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे आगे कह रहा है, आगे की कहानी सुनो। इफ द क्या हो रहा है यार, इफ द फिक्स कॉस्ट, कह रहा फिक्स कॉस्ट पहले ही बता रहा है साल भर की होगी हमारी 4,80,000 की, और एनुअल सेल्स आर 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या मतलब है? एनुअल सेल जो है 60% है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ठीक है, सॉरी, एनुअल सेल्स आर 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे रखा है 60%। मतलब कहना चाह रहा है कि भाई हमारी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 60% ज्यादा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल का मतलब कितना परसेंटेज आपने प्रॉफिट कमाया एट एन इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स लेवल भी बता दिया आपको, 40% का सरकार ले जाएगी आपसे। यानी 100 रुपए कमाओगे तो 40%, तो 40 रुपए गवर्नमेंट ले जाएगी। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन एक्स। कह रहे हम सोच रहे हैं, सॉरी वाई, कह रहे एक्स के साथ साथ हम वाई भी बनाएं, जिसका सेलिंग प्राइस जो है 50 रुपए पर यूनिट होगा एंड द वेरिएबल कॉस्ट उसकी होगी 10 रुपए की। फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड 6,66,600। द सेल्स मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का सेल्स मिक्स जो होगा वो होगा 7:3। यानी कि अगर टोटल 10 यूनिट बन रहे हैं तो 7 उसमें से एक्स के होंगे, 3 उसमें वाई के होंगे। कह रहा है कि डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन। अब मुझे ब्रेक इवन बताना है पॉइंट नंबर 2 में। गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन क्वांटिटीज, दोनों में ही बताना है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? तो दोनों क्वेश्चन क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अब मुझे बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में उसने मांगा क्या है हमसे? उसने हमसे मांगा है नेट प्रॉफिट रिटर्न, यानी नेट रिटर्न मांगा उसने। ठीक है, उसने मांगा है नेट रेट ऑफ रिटर्न। नेट रेट ऑफ रिटर्न मतलब भाई कितना कमाया आपने, तो भाई कितना कमाएंगे? ये कमाएंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किस पे सर? सेल्स पे, इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला कहीं आपने पढ़ा हुआ है? हाँ सर कुछ पढ़ा तो था ऐसा, 12वीं क्लास में पढ़ा था सर। नेट प्रॉफिट रेशो वही तो है भाई, कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट कर रहे हो, नेट प्रॉफिट रेशियो यही तो है। बस यहाँ पे टैक्स जोड़ दिया तो मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ नहीं लिखा होता तो नेट प्रॉफिट, बस खत्म। तो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, मुझे सेल्स निकालनी है और परसेंटेज निकाल देनी, और क्या। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, एक तो कह रहा है फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4,80,000 की, और सेल्स कह रहा है 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यानी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है। आओ जरा, तो जो गिवन है उसी से लेके चलते हैं। सबसे पहले सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, कितना गिवन है? 60
परसेंट। अब याद करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के दो तरीके होते थे, ठीक है। एक होता था सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज की बात अगर हम करें तो ये होता था सर एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ठीक है। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यहां यूज कर सकता हूं, बताओ ये फॉर्मूला क्या मैं यहां यूज कर सकता हूं? क्या मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है? नहीं है। क्या मेरे पास एक्चुअल सेल है? वो होती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलो, तो मुझे एक दूसरा फॉर्मूला भी पता है, बताओ कौन सा फॉर्मूला पता है? सर मुझे पता है प्रॉफिट। क्या मेरे पास यहां पे ब्रेक इवन सेल्स है? नहीं, ब्रेक इवन सेल्स नहीं है। दूसरा फॉर्मूला था सर क्या? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। सर हम ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, बताओ क्यों नहीं लगा सकते? सर प्रॉफिट गिवन होगा तो मैं सीधा सीधा परसेंटेज ही नहीं निकाल दूंगा, मैं क्यों इस झमेले में पड़ूंगा? अच्छा, तो मतलब दोनों में से एक फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं यूज होगा, पर होगा कौन सा? आओ जरा बाकी इंफॉर्मेशन से चेक करते हैं। क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट है? हाँ। क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस है? हाँ। क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ। क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन है? हाँ। क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है? क्या मैं इससे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको समझ आएगा कि कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलो, सो हम पहले निकालेंगे सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 40 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 16 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 24 रुपए पर यूनिट, ठीक है। क्या अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं? हाँ सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन सर यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट में जब आप निकालते हो ना, तो वो यूनिट्स में निकलता है, रुपीज में नहीं निकलता। किस में निकलता है? यूनिट्स में। कैसे निकलता है सर? फिक्स कॉस्ट पूरी करनी है आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 4,80,000। और और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा? 24 रुपए। तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? सर ये हो गया टोटल 20,000 यूनिट। सर हम पीवी रेशियो निकाल के भी तो कर सकते थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आता था। हाँ बिल्कुल, आप वो कर सकते थे। और पीवी रेशियो आप पर यूनिट पे निकाल सकते थे। कैसे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, आप वो भी कर सकते थे, और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया यूनिट्स पे 20,000। पर इस फॉर्मूले में क्या मेरे पास रुपीज में होता है या यूनिट्स में होता है? सर एक्चुअल सेल्स हमेशा रुपीज में है, ब्रेक इवन सेल्स भी हमेशा रुपीज में होती है यहाँ पे। तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या रुपीज में निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। सर 20,000 यूनिट बेचोगे और एक यूनिट कितने का बिकेगा? बताओ, सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपए। तो कितना हो गया बताओ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट? सर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 8 लाख। क्या अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके एक्चुअल सेल निकाल सकता हूं? हाँ, अब आप निकाल सकते हो सर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया सर 60% इक्वल टू एक्चुअल सेल हमें पता नहीं है, ब्रेक इवन सेल्स हम निकाल चुके हैं कितनी? 8 लाख, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स हमें पता नहीं है। तो एक्चुअल सेल्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 एएस इक्वल टू एएस माइनस 8 लाख। एएस को वहां ले जाओ, या 8 लाख को वहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, क्योंकि 8 लाख पॉजिटिव हो जाएगा। एएस माइनस 0.6 एएस, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4, और 0.4 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 लाख आएगा शायद। हाँ 20 लाख आएगा। तो एएस कितना आ गया? बताओ समझ आया या नहीं आया? लो, ये आ गई क्या मेरी एक्चुअल सेल। अच्छा, मुझे एक्चुअल सेल पता चल गया, अब मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं। कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सीधा सीधा मैं कंट्रीब्यूशन से बात करूंगा, यहां पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधा मैं कंट्रीब्यूशन से बात करता हूं। मुझे बताओ
कितने यूनिट मुझे बेचने हैं? सर मुझे जो टोटल यूनिट बेचने हैं, वैसे सेल्स दिया हुआ है तो मैं एक काम करूं, सेल्स से करता हूं, ज्यादा बेटर है। हाँ सेल्स से करते हैं लोग, एक्चुअल सेल्स। माइनस, क्या माइनस होगा इसमें से? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो कितनी है? हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट हम बता देते हैं। अगर मैं इसको इन यूनिट्स करूं तो कितना होगा सर? ये 20 लाख डिवाइडेड बाय एक कितने का था? 40 रुपए का, तो कितने यूनिट हो गए सर? 50,000 यूनिट्स। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो ये हो गया सर 50,000 यूनिट। और एक कितने रुपए का मुझे वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है सर? 16 रुपए की, है ना? 16 ही थी ना? हाँ 16 रुपए एक वेरिएबल कॉस्ट हमें पड़ रही है पर यूनिट, 16 रुपए की। तो ये हो गया 50,000 इंटू 16, 8 लाख। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया टोटल? सर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 12 लाख। लेस फिक्स कॉस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है साल भर की? हाँ सर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में बताई थी उसने 4,80,000 की। तो क्या आप मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता सकते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। सर ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 4.8, ये होगा 7,20,000। क्या आप इसमें से टैक्स माइनस करोगे? बिल्कुल सर टैक्स माइनस कर देते हैं। कितना है टैक्स का रेट? 40% सर गवर्नमेंट खा जाएगी। सर इसका मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट खा जाती है? बिल्कुल। तो आप किस लिए बैठे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्लाइंट की मदद करो, उसको बताओ कि टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स की सेविंग कैसे होती है। ठीक है, इवेजन नहीं करना, हमें हमें सेविंग्स करनी होती है। याद रखना, इवेजन जो है वो गैर कानूनी है और सेविंग जो है वो लीगल तरीका है टैक्स बचाने का। चल, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 4,32,000। सर ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं? हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो नेट, एनपैट और पीबीटी, पीएटी, या आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, अलाउड है। ठीक है, ये बताओ समझ आया? चलो अब इसकी परसेंटेज निकाल लो। ऑन एक्चुअल सेल्स। सर 4,32,000 का प्रॉफिट कमाया कितनी सेल पे? 20 लाख रुपए की सेल पे, इंटू 100। तो सर 21.6% हमने प्रॉफिट कमाया। जो ये पूछा था उसने और ये हमने बता दिया। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लो इसको फटाफट से। चलो लिख लिया? एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, या इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं करा दूं आपको? चलो एक काम करो, ब्रेक लो, ब्रेक के बाद नेक्स्ट पॉइंट कराऊंगा क्योंकि थोड़ा समझाने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद इसका पॉइंट नंबर 2 करते हैं। ठीक है।